अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी उम्र अभी 20 साल थी कि मेरी सौतेली माँ ने मेरी शादी कर दी। वो जैसी भी थी, मगर मेरे लिए उसने अच्छा ही सोचा था। मेरे शौहर इंग्लैंड में अपनी फैमिली समेत रहते थे, सो मैं भी निकाह के 6 माह के बाद रुखसत होकर इंग्लैंड आ गई। मैं बुनियादी तौर पर एक घरेलू औरत थी, मगर शौहर चाहते थे मैं जॉब करूं। अल्लाह ने मुझे 2 बच्चों से नवाज दिया। मेरी सास घर पे ही होती थी और बच्चों की देखभाल आसानी कर लेती थी। बड़ी बेटी हानिया 4 साल की और छोटी बेटी शानिया 6 माह की हुई थी। उन्हीं दिनों मेरी सास की तबीयत खराब रहने लगी, मगर वो जाहिर ना होने देती थी। अक्सर हानिया शिकायत करती कि दादू कमरे में किसी से बात करती हैं। मैं उसको चुप करवा देती कि फोन पे बात कर रही होंगी। वक्त गुजरता गया और मेरी छोटी बेटी 2 साल की हो गई। उन दिनों सास बेहद बीमार हो गई, हत्ता कि वो किसी से बात करना भी छोड़ गई। मैं उस सूरत हाल से काफ़ी परेशान थी। डॉक्टर्स ने उनको अस्पताल में दाखिल कर लिया। मैंने स्कूल से छुट्टियां ले ली और घर और बच्चों के साथ सास का भी ख्याल रखने लगी, मगर वो ना बच सकी और एक शाम खामोशी से इस दुनिया को छोड़ गई। मरने से एक दिन पहले उन्होंने मुझे पास बुलाया और इशारे से करीब आने को कहा। मैंने उनके मुंह के करीब जाकर सुना तो वो बोली, यहाँ से चले जाओ, यहाँ मत रहना। उनकी आवाज में न जाने क्या था कि मैं लर्ज कर रह गई। शोहर से जिक्र किया तो बोले, हस्पताल से जाने का कहती होंगी। उनको हस्पताल और दुआओं से बहुत एलर्जी थी, इसलिए मैं भी यही समझ बैठी, मगर मैं नहीं जानती थी कि वो हमसे क्या कहना चाहती थी। अगले दिन उनकी मौत से हमारा घर का घर अफसुर्दा हो गया। एक माह उनको पाकिस्तान लाने और तदफीन वगैरह में लग गया। वापस घर पहुंची तो नौकरी की फिक्र हुई। शोहर से बात की कि नौकरी छोड़ दी जाए तो वो बोले, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, स्कूल में तुम होगी तो इनकी फिक्र नहीं होगी। मैं भी सोच में पड़ गई। हानिया तो मेरे साथ ही स्कूल जाती थी, मगर शाइना अभी छोटी थी, उसके लिए डे केयर का इंतजाम भी नहीं किया था। पड़ोसन एक अच्छी औरत थी, उसके पास छोड़कर मैं पहले दिन स्कूल गई। तवील गैर हाजिरी के बाद काम का लोड था। आते आते शाम के 4 बज गए थे। बागम बाग बड़ी बेटी को लिए पड़ोसन के पास आई। देखा तो शाइना सो रही थी। बहुत शुक्रिया अदा किया। पड़ोसन ने चाय पे रोक लिया। चाय की तलब भी थी, सो मैं बैठ गई। उसका नाम सारा था और वो भी मुस्लिम थी। उसके 2 बेटे थे जो स्कूल जाते थे। सायरा ने बेबी स्ट्रा की तजवीज़ दी। वो कंपनी को जानती थी जहां से बेबी स्ट्रा की खिदमत हासिल की जा सकती थी। अंधा क्या चाहे 2 आंखें। मैंने फौरन रब्ता नंबर लिया। सारा ने मुझे बताया कि कंपनी में एक मुस्लिम लड़की भी काम करती थी, जिसका नाम आलिया था। उसी को बुलाने का कहा क्योंकि सारा भी ज़रूरत के वक्त उसी को बुलाती थी। मैंने कंपनी को फ़ोन किया और आलिया को भेजने का कहा। कंपनी ने शाम 8 बजे का वक्त दिया। मैं बेचैनी से उसका इंतज़ार करने लगी। ठीक 8 बजे आलिया आ गई। वो एक सुलझी हुई लड़की थी, उम्र 22 साल के लगभग थी। वो अपना और अपनी माँ का पेट भरने के लिए नौकरी कर रही थी। आलिया का सारा बायोडाटा कंपनी ने भेज दिया था। मुझे भी वो एक मुखलस लड़की लगी और मैंने उसे नौकरी पे रख लिया। जब उसे मालूम हुआ कि मैं उसे मुस्तकिल तौर पर रख रही हूँ तो वो बेहद खुश हुई और अगले दिन सुबह 8 बजे आने का वादा कर लिया। अगले दिन सुबह वो ठीक 8 बजे घर आ गई। शाइना उसे देखकर बहुत खुश हो गई। वो घर से जाना नहीं चाहती थी। अब एक खेलने वाला इंसान उसे मिल रहा था। वो जल्द ही दोस्त बन गई। मैं और मेरे शौहर बहुत मुतमिन हो गए और अपने अपने काम पे चले गए। शाइना एक खुश मिजाज बच्ची थी। वो 2 साल की हो गई थी और बहुत बातें करने लगी थी। पूरे घर में भागती दौड़ती फिरती। हानिया स्कूल से आ जाती तो दोनों मिलकर बहुत उद्यम मचाती थी। देखते ही देखते एक माह गुजर गया और आलिया ने मेरा भरोसा जीत लिया। वो एक अच्छी और मुखलिस लड़की थी। कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी,
कई बार वो कुछ कहना शुरू करती मगर बात को छोड़ देती और खुदा हाफिज कहकर निकल जाती। मैंने सोचा शायद उसकी माँ ठीक नहीं तो छुट्टी लेना चाहती होगी। ये सोचकर मैंने अगले दिन उससे चाय पे रोक लिया। वो कप हाथों में लिए गुमसुम सी बैठी थी। मैंने खुद ही उससे पूछा कि सब खैरियत है। वो मुस्कुराई और सर हाँ में हिलाया। मैंने उसके हाथ पे हाथ रखा और उसे यकीन दिलाया कि वो मुझसे कोई भी बात कर सकती है। वो चुपचाप मुझे देखने लगी। उसकी आंखों में एक उलझन सी थी। वो बोली, ऊपर दाएं कमरे में कौन रहता है? मैं एकदम हैरान सी हो गई। वहां मेरी सास रहती थी। मैंने कहा, क्या बात है, बोलो। कुछ नहीं बेबी, वहां चली जाती है और बातें करती है, उसने बताया। मैं सोच में पड़ गई। वो इजाजत लेकर चली गई। रात को शोहर से ये बात की तो बोले, तुम भी क्या फजूल बातें सोचने लगी। शायना अम्मी से बहुत करीब थी, उनकी तस्वीर से बातें करती होगी। मुझे भी सुनकर सुकून सा हो गया। वाकई ही ऐसा था। अम्मा उससे बहुत लाड करती थी। अगले दिन मैंने आलिया को भी समझा दिया, वो भी मुतमिन हो गई। उस शाम हमारी शादी की सालगिरह थी। शोहर बहुत खुशगवार मूड में थे। उन्होंने एक फिल्म देखने का प्लान बना रखा था और खाना भी बाहर ही खाने वाले थे। मैंने आलिया से बात कर ली कि वो रात 11 बजे तक बच्चों के पास ही रुक जाए। हमारी कोशिश थी कि हम जल्द घर आ जाएंगे। वक्त मुकर्रर पे आलिया घर आ गई। शाम के 6 बजे थे। बच्चियां टीवी पे कार्टून देख रही थी। मैंने आलिया को सब औकात समझा दिए कि बच्चियों को 8 बजे सोने के लिए ऊपर उनके कमरे में ले जाइए और खाना वो खा चुकी हैं। आलिया के लिए फ्रिज में खाना मौजूद था जो वो खा ले। इमरजेंसी के तौर पे वो मुझे या मेरे शोहर को फ़ोन कर सकती थी, मगर मैं नहीं जानती थी कि मैं उसकी ज़िंदगी को दांव पे लगाकर जा रही हूँ। हमारे जाने के बाद आलिया ने दरवाजे बंद कर दिए और तमाम खिड़कियां भी चेक कर ली। बाकी के वाक़यात आलिया ने मुझे बताए, उसी के ज़ुबानी सुनिए। मिस्टर और मिसेस अहमद के जाने के बाद मैं बच्चियों के पास आ गई। उनका खेलने का मूड था, चुनाचे मैं उनके साथ रही। ठीक 8 बजे मैंने उनको दूध का गिलास देने के बाद सोने के लिए ऊपर उनके कमरे में ले गई। ऊपर की मंजिल पे 3 बेडरूम थे। दाएं जानब पहला कमरा मिसेस अहमद की सास यानी हानिया की दादी अम्मा का था। दूसरा मास्टर बेडरूम था जो वालदेन के इस्तेमाल में था। दूसरी जानब बच्चियों का कमरा था। उन कमरों में अटैच बाथ भी था। बच्चियों का कमरा खासा खुला था। एक तरफ दोनों के बेड लगे थे। उसके सामने बच्चियों के कपड़ों की अलमारी थी। सामने के हिस्से में कालीन बिछाकर खिलौने की रैक और एक छोटा सा खेमा लगा था। ये खेलने की जगह थी। बच्चियां खेमे में बहुत खुशी से खेलती थी। उसमें टॉर्च लाइट और कुछ खिलौने थे। नीचे एक नरम गद्दा बिछा हुआ था। बच्चियों के बिस्तर ठीक करने और उनको ब्रश करवाने के बाद उनके बिस्तर पर लिटा दिया। हानिया को सोने का इरादा नहीं था, बल्कि वो कहानी सुनना चाहती थी। मैंने एक कहानियों की किताब खिलौने की रैक से निकाली जो हानिया की पसंदीदा थी और उसमें से कहानी सुनाने लगी। इस दौरान मैं शाइना सो गई थी। हानिया को शब खैर कहकर मैंने दरवाज़ा बंद किया और नीचे आ गई। घड़ी की सुइयां 9 बजा रही थी। मुझे कुछ भूख लग रही थी। मैंने फ्रिज में झांका तो पास्ता और एक पिज़्ज़ा मौजूद था। मैंने पिज़्ज़े के 2 स्लाइस काटे और गर्म करने ओवन में रख दिए। घर में एक अजीब सी खामोशी थी। मुझे घबराहट सी होने लगी तो माँ को फ़ोन मिलाया। उनसे बात करके काफ़ी सुकून महसूस हुआ। उनसे अपनी घबराहट का जिक्र किया तो वो बोली, अक्सर नई जगह पे ऐसा होता है। दिन में जहाँ कोई उलझन नहीं होती वहाँ रात में अजीब सी अजनबियत महसूस होती है। तुम परेशान ना हो, 2 घंटे में घर वाले आ जाएंगे तो तुम आ जाना। मैं तुम्हारा इंतज़ार में जाग रही हूँ। ये बात सुनकर मुझे भी हौसला हुआ। वाकई में खामखा घबरा रही थी। फ़ोन बंद करके मैं वहीं खड़ी सोच रही थी कि अचानक ओवन की बीप हुई और मैं उछल पड़ी। ओहो, मुझे क्या हो गया है, मैंने खुद कलामी की और ओवन से पिज़्ज़ा निकालकर फ्रिज से एक सोडा कैन लेकर लॉन्च में आ गई। टीवी लगाने के लिए जब रिमोट के लिए नज़र दौड़ाई तो वो कहीं नज़र ना आया। मैंने सोफ़ा, कुशन, मेज़ के नीचे हर जगह तलाश किया, मगर उसे ना मिलना था ना मिला। थक कर मैं सोफे पे बैठ गई और पिज़्ज़ा खाने लगी। अभी मैंने 2-3 नवाले ही खाए होंगे कि मुझे हंसने की आवाज़ सुनाई दी।
मैंने प्लेट मेज पर रखकर सीढ़ियों के पास आकर कान लगाए। उसी वक्त दोबारा हंसी की आवाज़ सुनाई दी। ये दोनों अभी सोई नहीं है, मैं दिल में कहती हुई ऊपर आ गई। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था, जबकि मुझे याद पड़ता था कि मैं उसे बंद करके गई थी। मैंने आस्ता से दरवाज़ा खोला। कमरे में नाइट लैंप की नीली रोशनी फैली हुई थी। छोटी बेटी शाइना अपने बिस्तर पर बेखबर सो रही थी, लेकिन हानिया का बिस्तर खाली था। मैंने नज़र घुमाई तो खैमा में रोशनी नजर आई, साथ ही बच्ची का साया भी था। मैं खैमा की तरफ गई और नीचे बैठकर उसे खोलने लगी। हानिया, साथ ही मैंने धीरे से कहा, आप ही मैं यहाँ हूँ। मुझे अपने पीछे से आवाज़ आई।